हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्थिक भूगोल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम कृषि एवं खाद्य संसाधन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर की वीडियो पार्ट वाइज रहने वाली है। एक वीडियो में यह काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए यह वीडियो 3 पार्ट्स में आने वाली है। और 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करा जाएगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहें ताकि सारे चैप्टर के जो पार्ट्स वीडियो होंगे वो आप अच्छे से पढ़ लो। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट पार्ट की जो भी वीडियो होगी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हेल्प होगी। ओके, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा ऑनर्स ज्योग्राफी है, जिसमें हमारा मेजर जियो है, जिसमें मेजर 10 में हमें आर्थिक भूगोल पढ़ना है। और ये आर्थिक भूगोल का चौथा चैप्टर है, जिसमें कृषि एवं खाद्य संसाधन को हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं और इससे पहले जो 3 वीडियो कंप्लीट करा जा चुका है उसे जाएं और देखें, पढ़ें। तो हम पढ़ते हैं कृषि एवं खाद्य संसाधन, एग्रीकल्चर एंड फूड रिसोर्सेस। सबसे पहले है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। तो कृषि भूगोल है क्या? कृषि भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो कृषि भूगोल मानव भूगोल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक उपशाखा है। यह पृथ्वी की सतह पर कृषि गतिविधियों, उनके स्थानीय वितरण, फसलों के प्रकार और प्राकृतिक व मानवीय कारकों के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। बोला जा रहा है कि जो कृषि भूगोल है वो क्या करती है कि हमारे पृथ्वी पे जो कृषि गतिविधियां, यानी मनुष्य जो कृषि गतिविधि करते हैं उनका स्थानिक वितरण कैसा है, फसलों के प्रकार कैसे हैं और मानवीय जो कारक है, और उस तरह से जो कृषि और फसल और मनुष्य गतिविधियों की जो कार्य है उनके बीच जो संबंध है उनका अध्ययन करती है कृषि भूगोल। एंड आगे हम पढ़ते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी खेती को, एग्रीकल्चर को प्रभावित जो करते हैं वो कारक कौन कौन से कारक है जो हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कहा जा रहा है कृषि की पैदावार और उसका स्वरूप कई कारकों पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे हमारी कृषि प्रभावित होती है। कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से भौतिक हो सकता है, मेजर कहा जा रहा है कि भौतिक हो सकता है, जिसमें जलवायु और मिट्टी मुख्य कारण हो सकते हैं। फिर कहा जा रहा है आर्थिक कारक हो सकते हैं, तकनीकी कारक हो सकते हैं, कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारक कृषि को प्रभावित करते हैं। अब इन्हें हम पढ़ते हैं सभी कारकों को एक एक करके, यह कैसे हमारे कृषि को प्रभावित करते हैं। पहला है भौतिक और प्राकृतिक कारक, जिसमें जलवायु क्या करती है, हमारे कृषि को प्रभावित करती है। जैसे बोला जा रहा है कि तापमान, वर्षा की मात्रा और धूप का समय फसलों की वृद्धि तय करती है। अधिक धूप, पाला, सूखा या भारी बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। कहा जा रहा है कि जो तापमान और वर्षा की मात्रा और धूप का जो समय होता है वो हमारे फसलों के उत्पादन में बहुत ही अच्छा काम करती है, वृद्धि तय करती है, उसका उत्पादन तय करती है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर अधिक धूप हो जाए, पाला आ जाए या अधिक सूखा पड़ जाए या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ये हमारे फसल को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। यानी जलवायु क्या करती है, हमारे कृषि को प्रभावित करती है। और ज्यादा बारिश, ज्यादा धूप से फसलों को नुकसान पहुंचता है, हमारा उत्पादन काफी कम होता है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब आते हैं मृदा, सॉइल। मिट्टी की उर्वरता, गहराई और उसमें मौजूद पोषक तत्व तय करते हैं कि कौन सी फसल अच्छी उगेगी। उदाहरण, कपास के लिए काली मिट्टी और चाय के लिए लेटराइट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिट्टी भी फसलों के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे अगर भारत में देखा जाए तो हर जगह एक प्रकार की मिट्टी नहीं है और फसलों के उत्पादन के लिए सभी मिट्टी सही नहीं होती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है और अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है कि कपास जो है, कपास उगाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी।
वही चाय की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। चावल की खेती की अगर बात की जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है ना? तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मिट्टी भी क्या करती है, फसलों के या कृषि को प्रभावित करती है। अब आते हैं स्थलाकृतिक या ऊर्ध्वाधर, यानी स्थलाकृति या उच्चावच यानी भूमि की जो बनावट है, उसकी आकृति है, वो भी कृषि को प्रभावित करती है। जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पे, समतल मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, जबकि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। बोला जा रहा है कि खेती के लिए सबसे अच्छी भूमि जो होती है वो समतल मैदान होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे पहाड़ी ढलान होता है, लेकिन ढलानों पे जो मतलब ढलान यानी पर्वतीय इलाकों में कैसी खेती की जाती है, तो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, कि वहाँ पे ढलान क्षेत्र होता है जिसमें कृषि को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जुताई, खेत की जुताई करना, सिंचाई करना ढलानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किल होता है। तो वहाँ पे खेती कैसे की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। परंतु समतल भूमि समतल होती है, उसमें हमें हर तरह से आसानी होती है खेती करने के लिए, खेती की जुताई में, सिंचाई में, फसलों को बोने में। तो वही कहा जा रहा है कि स्थलाकृति भी हमारे कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में कहा जा रहा है क्या हो सकता है आर्थिक कारक, मतलब आर्थिक कारक कृषि को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सिंचाई की सुविधा। आर्थिक कारक में पहले बोला जा रहा है कि सिंचाई की सुविधा, पानी की आवश्यकता और सिंचाई के साधन कृषि को बारहमासी बनाते हैं। कहा जा रहा है कि सिंचाई की सुविधा अगर हमारे पास हो तो हमारी जो कृषि होती है वो बारहमासी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंचाई की सुविधा होगी तो एक फसल का उत्पादन होने के बाद हम अपने खेत में दूसरे फसल की कृषि कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा नहीं होगी तो हम सिर्फ मौसमी कृषि ही कर सकते हैं, सिर्फ बारिश के टाइम भी खेती कर सकते हैं, अन्य समय में खेती नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं होगी। और अगर हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, यानी जैसे कि मोटर की सुविधा या कुएं की, तालाब की या भूमिगत जल से, तो हम उसको पंप के द्वारा अपने खेतों की सिंचाई करके कृषि को कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब अगला है बाजार और परिवहन। कहा जा रहा है कि मंडियों की दूरी और परिवहन की अच्छी सुविधा होने पर किसान अपनी उपज आसानी से बेच सकते हैं और उन्हें बेहतर दाम मिलता है। बोला जा रहा है कि मंडियों से अगर दूरी दूरी और परिवहन की अगर अच्छी सुविधा है तो जो किसान वो फसल उपजाते हैं उसे वो आसानी से क्या कर सकते हैं, फसल उत्पादन को बेच सकते हैं और उन्हें बेहतर दाम मिल सकता है। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब बाजार जैसे दूर हुआ, परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं रही, तो उन्हें अगर फसल अच्छी उत्पादन हुई भी है तो उन्हें कम दाम मिलेगा, या फिर फसल कभी कभार ऐसा होता है कि दाम अच्छे नहीं मिलने के कारण फसल का नुकसान हो जाता है किसान। अब आते हैं पूंजी और ऋण। कहा जा रहा है कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उर्वरकों और बीजों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बैंकों और सहकारी समितियों ने से मिलने वाला सस्ता कृषि ऋण उत्पादन बढ़ाता है। कहा जा रहा है कि आधुनिक कृषि उपकरण, जैसे आज के समय में अ, आधुनिक कृषि उपकरण, उर्वरक और बीजों का उपयोग करके क्या करते हैं, खेती करते हैं। और ये कहा जा रहा है खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो कि बैंक और सहकारी समितियों से मिलने वाला सस्ता कृषि ऋण उत्पादन बढ़ाता है। अगर सस्ता मिले, अगर बैंकों से ऋण अगर सस्ता मिले तो उत्पादन बढ़ता है, और यदि नहीं मिलेगी तो उत्पादन की मात्रा कम रहेगी, या कई कई बार क्या होता है कि गरीब जो किसान होते हैं वो खेती अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पूंजी और श्रम की कमी होती है। अब अगला है सरकारी नीतियां, मंडी भाव और सब्सिडी। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, बिजली, पानी पर सब्सिडी और कृषि नीतियां किसानों का रुझान तय करती है। ये सारे जो नियम होते हैं वो कृषि पे क्या करते हैं, मतलब किसानों पे अपना प्रभाव डालती है, कृषि पे प्रभाव डालती है। अब आते हैं हमारे तकनीकी कारण। तकनीकी कारण क्या है, तो तकनीकी कारण में कहा जा रहा है बीज और उर्वरक। कहा जा रहा है उन्नत किस्म के बीज, जैविक और रासायनिक खाद का उपयोग उपज में भारी वृद्धि कर। कहा जा रहा है कि उन्नत किस्म के अगर बीज और जैविक रासायनिक खाद है हमारे पास, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो
भारी मात्रा में मतलब वृद्धि होगी, मतलब फसल अच्छी उत्पादन करेगा, अच्छा फसल होगा। फिर है मशीनीकरण। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। और अगर मशीनीकरण द्वारा हम खेती करते हैं तो उससे हमारे समय की बचत होती है और हम ज़्यादा मात्रा में फसलों को बो सकते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में कैसे कौन कौन से कारक शामिल है? भूमि स्वामित्व। कहा जा रहा है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन होती है वे अक्सर उसमें अधिक निवेश करते हैं और सुधार करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन होती है वो तो फ्रीली उस जमीन पे पूंजी का निवेश करते हैं कृषि के लिए, लेकिन जिसके पास अपनी भूमि नहीं होती है वो क्या करते हैं, ऋण के तौर पे भूमि को लेते हैं या भूमि का किराया देते हैं, जिससे अगर फसल उत्पादन अच्छी भी होती है तो उनका जो मुनाफा होता है वो उस ऋण को चुकाने में ही चला जाता है, जिससे उन्हें जो लाभ होता है वो कम लाभ होता है और कृषि की भी जो पैदावार होती है वो भी उन्हें शेयर करनी पड़ती है। अब अगला है परंपरा और दृष्टिकोण। कई क्षेत्रों में किसान पारंपरिक फसलों की बजाय नई नकदी फसलों या जैविक खेती को अपनाने में सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। ये परंपरा और दृष्टिकोण जो हमारे कृषि को प्रभावित करते हैं। बात है विश्व के प्रमुख कृषि प्रकार, यानी हमारे विश्व में कृषि के जो प्रकार हैं, यानी किस किस प्रकार की कृषि की जाती है। अगर विश्व में जलवायु, भूमि की उपलब्धता और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कृषि को कई प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। बोला जा रहा है कृषि के बहुत सारे मतलब प्रमुख प्रकार है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि में कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कृषि में किसान केवल अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उगाते हैं। कहा जा रहा है कि निर्वाह कृषि में क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वह केवल अपने और अपना परिवार का भरण पोषण हो जाए बस उतने ही मात्रा में वो क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। कहा जा रहा है आधुनिक तकनीकों की जगह इसमें पुराने औजारों और पारंपरिक श्रम का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि में क्या किया जाता है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि पारंपरिक तौर से जो कृषि की जा रही है उन्हीं तरीकों से कृषि की जाती है। और पारिवारिक श्रम यानी परिवार के जो लोग होते हैं वही लोग इस कृषि के समय में काम करते हैं और इसका उपज केवल उस किसान और उस किसान की फैमिली का ही मतलब के लिए पर्याप्त होता है। अब अब इसमें भी दो प्रकार के दो तरह से डिवाइड किया गया है कि गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में बोल रहा है कि इसमें छोटे खेत में अधिक श्रम और उर्वरक लगाकर अधिकतम उत्पादन लिया जाता है, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया। कहा जा रहा है कि छोटा खेत यानी इसमें क्या किया जाता है, छोटा खेत होता है और ज्यादा श्रमिक होते हैं यानी काम करने वाले लोग, और उर्वरक ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करके छोटे से जगहों पे यानी छोटे से खेती में ज्यादा फसल उत्पादन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इस तरह गहन निर्वाह कृषि की जाती है। फिर है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में क्या किया जाता है, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचालन शामिल है। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि जो किसान होते हैं या लोग होते हैं वो एक जगह पे कृषि करते हैं, पेड़ों को साफ करके जंगलों को साफ करके कृषि करते हैं, कुछ समय कृषि करते हैं जैसे 1 या 2 साल कृषि करते हैं। और जब इस भूमि की उपजाऊपन जो होता है वो कम हो जाता है तो फिर ये दूसरे भूमि को यानी दूसरे भूमि को क्या करते हैं, साफ सफाई करके और फिर वो वहां पे कृषि करने लगते हैं, स्थानांतरित करके वहां पे कृषि करने लगते हैं। तो वही है आदिम निर्वाह कृषि। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। इस प्रकार के कृषि में कैसे किया जाता है, अगर यह कृषि मुख्य रूप से बाजार में बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब इसमें जो खेती की जाती है वो जो फसल होता है, जो उसका उत्पादन होता है वो मुख्य तौर पे बाजार में बेचने के लिए किया जाता है और लाभ कमाने के लिए किया जाता है। अगर इसमें आधुनिक मशीनें, रासायनिक खाद्य और उन्नत बीज का उपयोग होता है। यहाँ पे बीज होगा, बीज लिखा गया, बीज का उपयोग किया जाता है। वही बोला जा रहा है कि इसमें जो उत्पादन होता है उसको बाजार में बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है
और इसमें आधुनिक मशीन रासायनिक खाद चीजों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें बड़े खेतों में केवल एक मुख्य फसल जैसे कि गेहूं या मक्का उगाई जाती है, जैसे कि उत्तर अमेरिका के प्रेयरी और उड़ीसा के स्टेपीज। यहाँ पे कहा जा रहा है अनाज कृषि में, वाणिज्यिक अनाज कृषि में इसमें बहुत बड़ा भूमि होता है, बहुत बड़ा खेती का भूमि होता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का फसल उगाया जाता है और वो भी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है ना। और इसी फसल का देख रेख किया जाता है, कृषि किया जाता है, और इस फसल का जो भी उत्पादन होता है उसे बाजार में बेच दिया जाता है एक साथ में। जैसे और इस प्रकार की खेती जो होती है वो उत्तर अमेरिका के प्रेयरी वाले क्षेत्र में होता है और उरेशिया के स्टेपिज वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की खेती, वाणिज्यिक खेती की जाती है। अब अगला आते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कहा जा रहा है कि इसमें फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है कि फसल का तो उत्पादन किया ही जा रहा है, साथ में वो पशु को भी पालते हैं। पशु जैसे गाय को पाल रहे हैं, जिससे वो डेयरी फार्म भी चला रहे हैं उस तरीके से, या मांस के लिए भी पाल रहे हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। वही हो गया मिश्रित कृषि। अब आते हैं रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि या कैसा कृषि है, तो कहा जा रहा है यह एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती ही है जिसमें बहुत बड़े भूभाग पर एक ही फसल उगाई जाती है, जिसमें भारी पूंजी और बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और नारियल। इसमें तो रोपण कृषि एक वाणिज्यिक प्रकार की खेती है जिसमें एक ही फसल उगाया जाता है और इसमें पूंजी बहुत मात्रा में निवेश किया जाता है। और इस प्रकार की रोपण कृषि में किस प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और नारियल। अब आते हैं भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। यह इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है, कहा जा रहा है यह भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाने वाली अत्यधिक विशिष्ट कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ पे की जा रही है, तो ये की जा रही है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में। कहा जा रहा है इसमें खट्टे फलों जैसे कि अंगूर, संतरा, नींबू, जैतून और अंजीर की खेती की जाती है। और भूमध्य सागरीय कृषि में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो खट्टे फसलों मतलब खट्टे फलों की खेती की जाती है, जिसमें अंगूर, संतरा, नींबू जैसे फल होते हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ अंगूर से अच्छी शराब भी बनाई जाती है। अब पांचवा नंबर पे बोला जा रहा है गहन और विस्तृत कृषि, इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव फार्मिंग। जिसमें पहला है गहन कृषि। बोला जा रहा है प्रति इकाई भूमि पर अधिक श्रम और मशीन नहीं, पूंजी लगाकर अधिक उपज प्राप्त करना। बोला जा रहा है इसमें क्या होता है कि एक भूमि पर, छोटे से भूमि पर अधिक पूंजी निवेश करके ज्यादा उपज करने होने वाले फसलों की खेती करना। फिर है विस्तृत कृषि। बोला जा रहा है बहुत बड़े भूभाग पर कम श्रम और मशीनों के उपयोग द्वारा खेती करना, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के मैदान। बोला जा रहा है इसमें क्या है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी भूमि है और तुम मशीन का उपयोग करके क्या कर रहे हो, उस इतने बड़े एरिया में खेती कर रहे हो और उससे लाभ कमा रहे हो। और इस प्रकार की खेती कहाँ पे की जा रही है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के मैदान में की जा रही है। अब है छठे नंबर पे आधुनिक एवं विशिष्ट कृषि प्रकार। इसमें हम देखते हैं कि ये किस प्रकार की आधुनिक और विशिष्ट कृषि है। का जरा जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बोला जरा इसमें रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के बजाय प्राकृतिक खाद जैसे कि गोबर, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। बोला जा रहा है जैविक कृषि में क्या किया जाता है कि आज के इस आधुनिक समय में लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अपने फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं, लेकिन और जैविक कृषि में क्या किया जाता है कि रासायनिक खादों का उपयोग ना करके प्राकृतिक, यानी जो पारंपरिक तौर से जो हमारे उपयोग किया जाता है खाद, प्राकृतिक खाद जैसे कि गोबर, हरी खाद, ये सब चीजें का उपयोग करके वो कृषि करते हैं। अगला है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में कहा जा रहा है दूध उत्पादन के लिए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालना, मुख्य रूप से पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका। डेयरी कृषि कहा जा रहा है कि इसमें कृषि किसी फसल की नहीं, किसी पौधे की नहीं, बल्कि यह कृषि है कि उसमें क्या किया जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है। तो वैसे जानवरों को पाला जाता है जिससे उन्हें क्या मिलता है, दूध का उत्पादन होता है। और इस प्रकार की इस प्रकार का जो कृषि है वो पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में की जाती है। अब है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में कहा जा रहा है कि इसमें केवल सब्जियां और फलों की खेती की जाती है और ट्रकों वाहनों द्वारा इन्हें सीधे बाजार में पहुंचाया जाता है।
कहा जा रहा है ट्रक फार्मिंग में क्या कहता है कि इस प्रकार की कृषि में केवल जो किसान होते हैं वो सिर्फ फल या फिर सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में करते हैं, और जब उसका उपज होता है, उत्पादन निकलता है, तो वो ट्रकों के माध्यम से, यानी ट्रकों में भर भर के ट्रकों के माध्यम से वो बाजार तक पहुंचाते हैं। तो यह था कृषि के प्रकार, जो कि विश्व भर में अलग अलग कृषि के प्रकार किए जाते हैं, वो चीज़। नेक्स्ट हमारा है डी विट्सले का विश्व कृषि प्रादेशिकरण। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कि डी विट्सले के अनुसार हमारा विश्व में कृषि प्रादेशिकरण कैसा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो हमारा चैप्टर 4 कृषि एवं खाद्य संसाधन का पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डी विट्सले का विश्व कृषि प्रादेशिकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड वीडियो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ नोट आपको चाहिए, तो टेलीग्राम में मुझे करिए, आई कैन प्रोवाइड यू। एंड एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। और टेलीग्राम की आईडी चैनल के बायो में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पे आप जाएँ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कोई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो वीडियो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।